तो हेलो दोस्तों, डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 1 आ चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले सीजन में तांजीरो, मित्सुरी, गेन्या और म्यूचिरो ने मिलकर दो अपर मून्स को डिफीट कर दिया था। तो सीजन 4 का एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है विंड हसीरा सानिमी और सरपेंट हसीरा ओबनाए, और उनके साथ दो डीमन स्लेयर और होते हैं। वो उनके साथ मिशन पर आए होते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा कैसल होता है जो कि टूटा फूटा और पुराना सा होता है, और यहाँ पर डीमंस रहते हैं। और वो लोग यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि उन डीमंस ने विलेज के कुछ लोगों को यहाँ पकड़ रखा है, और वो लोग उस कैसल की तरफ जाने लगते हैं। और जब वो कुछ दूर पहुंच जाते हैं तभी उनको एक डीमन दिखता है जो कि एक लड़की को अपने कंधे पर लेकर भाग रहा था उस कैसल के अंदर। और वो डीमन उस कैसल के अंदर घुसने से पहले कहता है कि मुझे तुम लोगों से पीछा पहले ही छुड़ा लेना चाहिए था। इतना कहते ही वो डीमन उस कैसल के अंदर घुस जाता है, और उस डीमन का पीछा करते करते वो चारों भी उस कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। और तभी उनमें से एक डीमन स्लेयर के ऊपर एक डीमन हमला कर देता है, लेकिन ओबनाए उसका सिर एक ही बार में काट देता है। और दूसरे डीमन स्लेयर के ऊपर भी एक डीमन हमला करता है, लेकिन सानिमी उसको बड़े आराम से मार देता है। और ऐसे वहां पर एक एक करके बहुत सारे डीमंस आते जाते हैं, लेकिन ओबनाए और सानिमी उन सारे डीमंस को बहुत आराम से हैंडल कर लेते हैं। इसके बाद ओबनाए कहता है कि तुम दोनों डीमन स्लेयर्स को वापस जाना चाहिए। सानिमी कहता है अगर तुम लोग यहाँ रहे तो हमारे लिए और भी ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसीलिए तुम लोग वापस लौट जाओ। इसके बाद वो दोनों डीमन स्लेयर वापस चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनके आसपास एकदम सन्नाटा सा हो जाता है और कोई भी डीमन उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, जिसे देखकर उन दोनों को बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन तभी सानिमी को कुछ सेंस होने लगता है, तभी टूटी फूटी जगह से ऊपर चला जाता है और वहाँ उसे बहुत सारे डीमंस मिलते हैं। लेकिन सानिमी अपनी विंड ब्रीथिंग की मदद से उन सभी डीमंस को एक बार में खत्म कर देता है, और ओबनाए भी उसके पीछे से आ जाता है और अपनी सरपेंट ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके उन सबको मार देता है। सानिमी इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ओबनाए से कहता है कि तुम्हारी मदद किसने मांगी है, मैं इन डीमंस को अकेले ही संभाल लेता। फिर हमें वही डीमन देखने को मिलता है जिसके पास वो लेडी थी। वो डीमन कहता है कि ये कोई आम डीमन स्लेयर्स नहीं है, ये तो हशीराज हैं। और वो डीमन वहां से भागने लगता है। फिर उसके पीछे पीछे सानिमी और ओबनाए भी जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में डीमंस आने लगते हैं एक एक करके, और वो डीमन उस औरत को लेकर भागने में कामयाब होने लगता है। और ऐसा करते करते वो डीमन कैसल के बाहर पहुंच जाता है, और सानिमी और ओबनाए भी कैसल की छत पर आ जाते हैं, और छत पर उन्हें वहाँ और भी ज्यादा डीमंस मिलते हैं। उसके बाद ओबनाए कहता है कि सानिमी तुम उस औरत को बचाने जाओ, मैं इन सबको यहाँ हैंडल करता हूँ। इसके बाद ओबनाए सरपेंट ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म का यूज करता है, और देखते ही देखते ओबनाए सारे डीमंस का सर अलग कर देता है। और दूसरी तरफ सानिमी उस औरत को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके सामने डीमंस का बहुत बड़ा झुंड था, और सानिमी अपनी विंड ब्रीथिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है और सारे डीमंस को एक बार में खत्म कर देता है। उसके बाद वो डीमन कहता है अगर तुमको ये लेडी चाहिए तो ये लो। ये कहते ही वो डीमन उस लेडी को फेंक देता है, लेकिन ओबनाए उस लेडी को कैच कर लेता है, और ये करते ही वो डीमन नीचे कूद जाता है। और इसका पीछा करते करते सानिमी और ओबनाए भी उसके साथ कूद जाते हैं, और नीचे कूदते ही उनको दिखता है इन्फिनिटी कैसल, जिसमें बहुत सारे डीमंस होते हैं, जिसे देखकर सानिमी और ओबनाए चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये है क्या, और फिर वो कैसल गायब हो जाता है, और यहाँ पर इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हमें कनाओ दिखाई जाती है। कनाओ अपना मिशन खत्म करके अपने घर पर जा रही थी, तब सुमी, कियो और नाहो उसका स्वागत करती हैं, और कनाओ सबसे पहले जाकर शिनोबू को रिपोर्ट करती है। शिनोबू फिर कनाओ को सब कुछ बता देती है कि उन्होंने रिसेंटली तांजीरो, मित्सुरी, म्यूचिरो और गेन्या की मदद से दो अपर मून्स को डिफीट किया है, और इसके साथ ही साथ नजुको ने भी सन को कॉन्करर कर लिया है, जिसकी वजह से अब काम पर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि मुजान को अब इसके बारे में पता चल चुका है, और वो अब नजुको का खून जरूर चाहता है। फिर शिनोबू कहती है कि मुझे एक हशीरा मीटिंग में जाना है, तो तुम नजुको का ख्याल रखना। इसके बाद हमें तांजीरो के पास ले जाया जाता है। तांजीरो खाना खाते हुए ताकुशी से पूछता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज का हाल कैसा है, और हमें ये बताया जाता है कि विलेज का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन हर रात उन लोगों को यही चिंता रहती है कि डीमंस का कहीं अटैक ना हो जाए। और हमें ये जानने को मिलता है कि डीमन स्लेयर कॉप के पास ऐसे खतरनाक मौकों पर एजिस तैयार होते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो लोग वहाँ पर जाकर रह सके। और हमें ये भी बताया जाता है कि तांजीरो 7 दिनों से बेहोश पड़ा था। काकोशी पूछता है कि 7 दिन बेहोश रहने के बाद अब तुम सच में ठीक हो, और तांजीरो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मित्सुरी ने मुझसे खाने के लिए कहा था क्योंकि खाने से ताकत मिलती है। और हमें यहाँ पर काकोशी से ये भी जानने को मिलता है मित्सुरी और म्यूचिरो को 2 दिन में होश आ गया था, और वो दोनों तीसरे दिन अपना काम करना चालू कर देते हैं। काकोशी कहता है कि लगता है धीरे धीरे तुम भी उन्हीं लोगों जैसा बन रहे हो। फिर काकोशी कहता है हाँ तुम्हारी छोटी बहन के साथ कुछ तो हुआ है, मैंने सुना है कि अब वो धूप में निकल सकती है, क्या ये सच है? तांजीरो कहता है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो क्या पहले की तरह इंसान में बदलेगी, अभी हम श्योर नहीं है। इसके बाद काकोशी पूछता है क्या इसका मतलब लेडी शिनोबू इसके ऊपर जांच पड़ताल कर रही है? तांजीरो कहता है नहीं, मिस तमायो इसके ऊपर काम कर रही है। तमायो का नाम लेते ही तांजीरो खांसने लगता है। तांजीरो ने यहाँ पर गलती से तमायो का नाम ले लिया था। इसके बाद काकोशी ये भी कहता है नजुको के सन कॉन्करर करने के बाद अब डीमन स्लेयर और भी ज्यादा हाई अलर्ट पर हो गई है, और आज सारे हशीराज को मीटिंग पर बुलाया गया है। इसके बाद हमें सारे हशीराज को दिखाया जाता है, और फिर सारे हशीराज मित्सुरी और म्यूचिरो के पिछले मिशन के बारे में बात करने लगते हैं। सानिमी कहता है कि काश मैं वहाँ पर होता, आखिर मुझे अपर मून्स का सामना करने के लिए क्यों नहीं मिला। ओबनाए इसके बाद म्यूचिरो और मित्सुरी की हालत के बारे में पूछता है। मित्सुरी कहती है कि मैं तो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। फिर म्यूचिरो कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। यू रोते हुए कहता है कि 2 अपर मून्स को हराना, वो भी बिना हशीरा
हशिरास को खोए हुए। सच में तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। इसके कुछ ही देर बाद मास्टर ओबायाशिकी की बीवी अमान्या ओबायाशिकी अपनी बेटियों के साथ वहाँ पर आती है। अमान्या कहती है आज का हशिरा मीटिंग मैं करने वाली हूँ क्योंकि मास्टर ओबायाशिकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकते और इसीलिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ। अमान्या ओबायाशिकी सबसे झुककर माफी मांगती है और ये देखने के बाद सब लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। और इसके बाद ग्योमी कहता है कि हम मास्टर के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेडी अमाने अपने आप को भी संभालिए। इसके बाद अमाने सारे हशिरास को शुक्रिया कहती हैं और मीटिंग को स्टार्ट करती हैं। मीटिंग की सबसे पहली बात थी कि नजुको ने सन को कांग्रेट कैसे किया। इसके बाद अमाने मिस्री और म्यूचिरो से अपर मून से लड़ते समय जो मार्क अपीयर हुआ था उसके बारे में पूछती हैं। अमाने बताते हुए कहती हैं कि ये जो मार्क है ये सबसे पहले सेंगोकू पीरियड में देखा गया था। एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जिसने मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और उसने फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल को डेवलप किया था और उसके सर पर भी बिल्कुल एक ऐसा ही मार्क था। और वो कहते हैं कि इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। सानी में पूछता है कि आखिरकार इसे छुपाकर क्यों रखा गया। अमाने कहती हैं जो डीमन स्लेयर मार्क्स हैं उसकी पावर किसी के पास पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। अमाने ये भी कहती हैं कि अगर किसी एक के पास ये मार्क हो तो आसपास जितने भी डीमन स्लेयर्स हैं उनके पास भी ये मार्क आ जाता है और उनके अंदर की जो पावर है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। सेंगोकू एरा के बाद और अब करंट एरा में जिसके पास वो मार्क है वो है तांजिरो कमाडो। और अमाने यहाँ पर ये भी कहती हैं कि तांजिरो को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को डिले करने की सोची। इन स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के दौरान तांजिरो के साथ साथ मिस्री और म्यूचिरो को भी ये मार्क अपीयर हुआ क्योंकि इसे पक्का करता है कि ये डीमन स्लेयर मार्क ही है। अमाने इसके बाद कहती है मिस्री कानरोजी और म्यूचिरो तोकितो क्या आप अपना एक्सपीरियंस हमें बता सकते हैं। और ये सवाल सुनने के बाद मिस्री घबरा जाती है और मित्सुरी अपने मनी मन कहती लेडी अमाने सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद मिस्री जैसे तैसे कहती है कि जब मैं अपर मून 4 के साथ लड़ रही थी तब मेरी बॉडी अचानक से बहुत ज्यादा हल्की हो गई थी। अब मैं इसे कैसे कहूँ। और फिर अचानक से मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी और मेरे कानों में आवाज सुनाई दे रही थी। और मिस्री की इस स्टेटमेंट को सुनकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद मिस्री सभी से माफी मांगती है। फिर म्यूचिरो कहता है कि जब मैं अपर मून 5 के साथ लड़ रहा था ऐसा नहीं था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तब सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी अलग थी। तब मैं एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो पॉइजन मेरे शरीर में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था। तो मैं अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को कंट्रोल करके पॉइजन के फ्लो को धीमा करने की कोशिश कर रहा था और तभी मेरे को मेरा पास्ट याद आता है और इसी वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे शरीर में आग लग रही हो और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री होगा। इन सब बातों को सुनकर सब चौंक जाते हैं। शिनोबु पूछती है कि ऐसी हालत में तुम लड़ कैसे रहे थे। तब म्यूचिरो कहता है कि शायद इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास वो मार्क था। फिर लेडी अमाने पूछती हैं तो आपको कैसे पता लगा कि आपका दिल मिनट में 200 बार धड़क रहा है और आपका टेम्परेचर 102 डिग्री है। म्यूचिरो कहता है कि जब उसको एक बार बुखार आया था और जब शिनोबु उसका इलाज कर रही थी तब उसने थर्मामीटर देखा था। म्यूचिरो को बैटल के टाइम वही सेम टेम्परेचर फील हुआ। इसी वजह से म्यूचिरो बता सकता था उसका टेम्परेचर 102 डिग्री था। शिनोबु इसके बाद कहती है तो कैसे न कैसे करके हमें उन मार्क को अनलॉक करना होगा। सभी हशिरास मिलकर कहते हैं कि वो लोग कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन लेडी अमाने अपनी मीटिंग को यहाँ खत्म करने से पहले एक और बात कहती है कि जो लोग भी इस मार्क को अपीयर करते हैं उन लोगों की एज कम हो जाती है। ये सुनने के बाद कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। इसके बाद अमाने वहाँ से चली जाती है और फिर ग्यू भी यहाँ से जाने लगता है क्योंकि लेडी अमाने भी यहाँ से जा चुकी हैं तो मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी सानी में ग्यू को रोक लेता है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है। हमें इस मामले में एक दूसरे के रोल को ठीक करना होगा। ग्यू इसके बाद कहता है कि तुम 6 लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मुझे तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद सानी में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानी में कहता है तुम जानते हो ना कि तुम एक हशीरा हो। तभी ग्यू कहता है कि मैं तुम सभी की तरह नहीं हूँ। ये सुनकर सानी में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सानी में कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। क्या तुम हमें कमजोर समझते हो। उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मिस्री उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। तभी ग्यू जोर से क्लैप करता है जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर फील होता है। इसके बाद ग्यू को यहाँ पर रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हमें फिर तांजिरो के पास ले जाया जाता है। तांजिरो अभी भी बिस्तर पर बैठकर खा ही रहा था। तांजिरो यहाँ पर उन तीनों लड़की और आउई के बारे में पूछता है। काकोशी कहता है क्योंकि अभी कोई भी इंजर्ड नहीं है। तीनों लड़कियां नजुको के साथ खेल रही हैं। ये भी पता लगता है कि नजुको ने धीरे धीरे करके बात करना शुरू कर दिया है। इसके बाद काकोशी कहता है कि वो पीले बालों वाला बंदा बहुत ही जल्दी यहाँ आने वाला है। इसके बाद हमें जेनित्सु दिखाया जाता है। जेनित्सु डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में वापस आ रहा था। तभी जेनित्सु को वेलकम करने के लिए वो तीनों लड़कियां आती हैं। जेनित्सु उन तीनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए आई हो। जेनित्सु कहता है इस बार का मिशन बहुत ज्यादा हार्ड था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम सब मेरे बिना
बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगी। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर आओई आती है। इसके बाद जेनित्सु कहता है कि तुमने मुझे बहुत मिस किया था ना आओई। आओई कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें मिस किया या नहीं, लेकिन तुम्हारा जिंदा आने के लिए थैंक यू। और फिर जेनित्सु की नजर नजुको पर पड़ती है और यहाँ पर नजुको जेनित्सु को वेलकम होम कहती है। इसे सुनने के बाद जेनित्सु लाल पीला होकर पागल सा हो जाता है और वो अपनी थंडर ब्रीथिंग को यूज करके नजुको के पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जेनित्सु कहता है कि नजुको चांद तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो और तुम सूरज की किरणों में बाहर निकल सकती हो और अब तुम बातें भी कर सकती हो। तुमने ये सब मेरे लिए किया ना, क्या इसका मतलब हम बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं? तुम जितना ज्यादा ब्यूटीफुल चांद की रोशनी में थी उससे ज्यादा खूबसूरत सन की रोशनी में हो, और जब हम लोग शादी करेंगे हम एक साथ मिलकर सुशी खाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद नजुको एकदम से कहती है वेलकम होम इनोसुके, जिसे सुनने के बाद जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर वो जंगली सुअर है कहाँ। इसके बाद फिर हमें जेनित्सु के पास ले जाया जाता है। काकोशी पूछता है कि वो सुअर का मास्क पहनने वाला बंदा कहाँ है। तांजीरो कहता है कि वो सुबह तो यहीं पर था, पता नहीं अब वो कहाँ पर गया। इसके बाद हमें काकोशी से जानने को मिलता है कि इनोसुके नजुको को अपना नाम बोलना सिखा रहा था ताकि नजुको को इनोसुके का नाम बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर हागानेजुका आ जाते हैं। सबसे पहले तांजीरो उनकी तबीयत पूछता है, उसके बाद वो तांजीरो की स्वॉर्ड उसको दे देते हैं और तांजीरो ने स्पेशल रेंगोकू का गार्ड लगाने के लिए कहा था उसकी स्वॉर्ड पर। तांजीरो यहाँ पर थैंक यू कहता है और इसके बाद वो स्वॉर्ड को खोलता है। हागानेजुका कहते हैं कि ये जो स्वॉर्ड का स्टील है बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है और किसी काबिल स्वॉर्ड्समैन ने इसको इस्तेमाल किया था। तांजीरो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड पर डिस्ट्रॉय लिखा हुआ था। तांजीरो कहता है कि वैसे मेरी स्वॉर्ड पर ये पहले तो नहीं लिखा हुआ था। हागानेजुका यहाँ गुस्से में कहते हैं मैंने कहा था कि मेरी स्वॉर्ड का काम अच्छी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तुमने स्वॉर्ड का काम खत्म होने से पहले उसको यूज कर लिया था। शुक्र बनाओ कि मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। हागानेजुका तांजीरो का गाल खींचने लगता है और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस चलती रहती है। इसके कुछ देर बाद हागानेजुका वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि तांजीरो के बगल वाले बेड पर गेन्या रेस्ट कर रहा था, लेकिन उन दोनों का हलचल सुनकर गेन्या जाग जाता है। तांजीरो यहाँ पर गेन्या से सॉरी कहता है, लेकिन तभी इनोसुके खिड़की तोड़कर अंदर इनोसुके जोर जोर से अपना नाम चिल्लाते हुए यहाँ पर डांस करने लगता है और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और दूसरी तरफ गेन्या अपने कानों को बंद कर लेता है और इनोसुके कहने लगता है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, बहुत ही जल्दी हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि ट्रेनिंग किस तरीके की ट्रेनिंग? इनोसुके कहता है वो सब मुझे कैसे पता होगा। इसके बाद हमें हशिराज की मीटिंग में ले जाया जाता है जहाँ पर ग्यू को छोड़कर सारे हशिराज थे। वो सारे हशिराज मिलकर प्लान करते हैं वो सारे डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करेंगे क्योंकि मुजान का टारगेट अभी नजुको है और इसीलिए वो कभी भी हमला कर सकता है। तो इसके लिए उन लोगों को तैयार रहना होगा और इसीलिए वो लोग जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हैं। सभी लोग ग्योमी के इस प्रपोजल को सुनकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उनको एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ करंट हशिराज ही इनको ट्रेन करेंगे? रिटायर हशिराज को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। उन लोगों के सामने सिर्फ एक ही दिक्कत थी, यूतोमियो का इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले रहा। इसके बाद फिर हमें तांजीरो के पास ले जाया जाता है। जेनित्सु यहाँ पर तांजीरो से मिलने आया होता है और जेनित्सु यहाँ तांजीरो को अपकमिंग हशिरा ट्रेनिंग के बारे में बताता है, लेकिन जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा था। जेनित्सु कहता है कि अभी अभी मैं मिशन से लौटा हूँ और तुरंत मुझे ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ तांजीरो ट्रेनिंग का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसे देखकर जेनित्सु तांजीरो पर गुस्सा होने लगता है। वो तांजीरो के सिर को खाते हुए कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं मौत के मुंह से कितनी बार बच के आया हूँ? वैसे तुम्हारा तो बढ़िया ही, तुम अपने हाथ पैर तोड़कर यहाँ पर बैठे हो आराम से, लेकिन यहाँ पर मुश्किल तो मेरे ऊपर है ना। क्या तुझको समझ भी आ रहा है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ? जेनित्सु वहाँ से रोते हुए जाने लगता है, लेकिन जब जेनित्सु जा ही रहा होता है तब तांजीरो कहता है वैसे जेनित्सु लास्ट टाइम जब मैंने अपर मून 4 के साथ फाइट करी थी तुम्हारी थंडर ब्रीथिंग को यूज किया था, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा जितना फास्ट नहीं था और तुम्हारी जितनी परफेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी तुम्हारा थैंक यू। तांजीरो को इन बातों को सुनकर जेनित्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जेनित्सु कहता है कोई ना यार, तू आराम कर और तुम्हें कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद हमें डायरेक्ट हशिरा ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को साउंड हशिरा टेंजेंट ट्रेन कर रहा था और उन सभी को बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन सारे डीमन स्लेयर्स बीच में ही रुक जाते हैं। और टेंजेंट की तीनों बीवियां खाना बना रही थी उन डीमन स्लेयर्स के लिए और टेंजेंट की बीवी आवाज लगा कि खाना तैयार हो चुका है और खाने का नाम सुनते ही सारे डीमन स्लेयर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टेंजेंट कहता है कि कितनी शर्म की बात है, अगर ऐसे ही मैं इन सबको नेक्स्ट हशिरा के पास पहुंचा दूं तो सभी लोग मेरे को क्या समझेंगे। और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि टेंजेंट को यहाँ स्टेमिना ट्रेनिंग के लिए रखा गया था। हर हशिरा का ट्रेनिंग में अलग अलग रोल था। म्यूचीरो सिखाने वाला था रैपिड मूवमेंट, मित्सुरी सिखाने वाली थी फ्लेक्सिबिलिटी, ओबनाई सिखाने वाला था अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं, सानिमी करवाने वाला था स्लैशिंग ट्रेनिंग और आखिर में ग्योमी करवाने वाला था मसल ट्रेनिंग। और बाकी सब ट्रेनिंग में टिके रहने के लिए स्टेमिना ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से टेंजेंट को इस काम पर लगाया गया। इसके बाद हमें सारे हशिराज का ट्रेनिंग सेशन एक बार दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि सारे डीमन स्लेयर्स बहुत ही मुश्किल से वो ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके बाद हमें फिर से तांजीरो के पास ले जाया जाता है और तांजीरो का क्रो उसके पास एक चिट्ठी लेकर आता है जहाँ से ये पता लगता है कि ग्यूतोमियो का हशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लेने वाला है। इसके बाद हमें लेडी अमाने के पास ले जाया जाता है जो कि मास्टर ओबयाशिकी का ख्याल रख रही थी। लेडी अमाने कहती है मास्टर कागाया, हशिराज ने डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया है। आपके बच्चे भली बात आपके काम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप शांति से रह सकें और सभी लोग मुजान
को हरा सके। इसके बाद मास्टर कागाया लेडी अमाने का हाथ पकड़कर कहते हैं, अभी तक जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए तुम्हारा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अमाने मास्टर कागाया की हालत देखकर रो पड़ती है। इसके बाद हमें घने जंगलों के बीच से एक घर पर ले जाया जाता है और वहाँ पर हमें लेडी टमायो देखने को मिलती है और अचानक से उनकी खिड़की के सामने एक क्रो आ जाता है। गुड इवनिंग मिसेस टमायो। टमायो डीमन स्लेयर के कॉप के इस क्रो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो क्रो कहता है कि इतनी रात में अपनी खिड़की को खोलकर रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं कागाया ओबाशिकी का एक मैसेंजर हूँ। मानना पड़ेगा आपने इतने दिनों तक अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा कर रखा है। टमायो उससे पूछते हैं कि तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा। वो क्रो कहता है कि वो कुछ दिनों से योशिरो के ऊपर नजर रखे है, साथ ही साथ बहुत सारे कनेक्शन को काम पर लगा के फाइनली वो जाकर इस जगह को ढूंढ पाए। वो क्रो कहता है कि आप टेंशन मत लो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन टमायो को अभी भी बहुत ज्यादा शक था। टमायो पूछती है कि योशिरो कहाँ पर है। क्रो कहता है कि योशिरो बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद वो क्रो मेन मुद्दे पर आता है कि हमारे डीमन स्लेयर कॉप में एक लड़की है जो कि एक ऐसे पॉइजन के ऊपर काम कर रही है जो कि डीमंस के ऊपर इफेक्टिव हो, और इसी के साथ साथ वो नजुको का भी ख्याल रख रही है। और हम चाहते हैं कि आप उसके साथ मिलकर काम करें और हम लोग एक साथ मिलकर मुजान को हराएं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उबयाशिकी मेंशन में आकर हमारे साथ काम करें। और ये सुनकर टमायो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहीं पर डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 1 एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे डीमन स्लेयर के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।